हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल सुजीत सर इंग्लिश क्लासेस। एक बार फिर से आप सबों का मैं इस यूट्यूब चैनल सुजीत सर इंग्लिश क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 9 का बिहाइव का चैप्टर 4 पढ़ेंगे, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। ठीक है, इसमें हम लोग सबसे पहले अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में जानेंगे कि आखिर अल्बर्ट आइंस्टीन कौन थे और उनसे संबंधित कुछ रिलेटेड इंसिडेंट्स के बारे में जानेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहला है 14 मार्च 1879, बॉर्न उल्म जर्मनी, यानी कि 14 मार्च 1879 ईस्वी को अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म हुआ था उल्म, जो कि जर्मनी में एक शहर है, वहीं पर। माजा, हु वॉज माजा? माजा वॉज हिज यंगर सिस्टर, यानी कि उनकी छोटी बहन का क्या नाम था? माजा। नेक्स्ट, 6 years, व्हेन ही वॉज 6 years ही स्टार्टेड टू लर्न वायलिन। जब वो मात्र 6 वर्ष के थे तो उन्होंने वायलिन सीखना शुरू कर दिया। राइट। नेक्स्ट, 15 months, व्हेन ही वॉज ओनली 15 months, आइंस्टीन्स फैमिली मूव टू ज्यूरिच, स्विट्ज़रलैंड। जब वो मात्र 15 महीने के थे, 15 months के थे, तो आइंस्टीन का पूरा परिवार जो है जर्मनी से कहाँ चला गया? स्विट्ज़रलैंड के ज्यूरिच में। राइट। नेक्स्ट, 1900, इन 1900 एट द एज ऑफ 21 ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिच, यानी कि 1900 ईस्वी में जब वो मात्र 21 वर्ष के थे तो उन्होंने ज्यूरिच के एक यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। राइट। नेक्स्ट पॉइंट, 1902 started a job as a technical expert in बर्न, स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड में एक शहर है बर्न, वहीं पर उन्होंने एक टेक्निकल एक्सपर्ट के तौर पर 1902 ईस्वी में जॉब शुरू किया। राइट। नेक्स्ट इज 1905 पब्लिश्ड हिज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, यानी कि उन्होंने जो रिलेटिविटी का जो थ्योरी दिया था वो पहली बार 1905 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, पब्लिश किया गया था। राइट। इक्वेशन, उन्होंने क्या इक्वेशन दिया था? E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। हेयर E स्टैंड्स फॉर एनर्जी, M फॉर मास एंड C रिप्रेजेंट्स स्पीड ऑफ द लाइट। राइट। तो ये आप देख सकते हैं बच्चों। नेक्स्ट है जनवरी 1903। जनवरी 1903 में क्या हुआ था? ही मैरिड टू मिलेवा। मिलेवा नामक लड़की से उन्होंने शादी किया था। नेक्स्ट इज 1915 जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वॉज पब्लिश्ड। उन्होंने जो रिलेटिविटी के बारे में जो जनरल थ्योरी दिया था उसको पब्लिश किया गया था। नेक्स्ट, 1919 सन इक्लिप्स प्रूव्ड हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी टू बी करेक्ट, यानी कि सन इक्लिप्स जो हुआ, सूर्य ग्रहण जो लगा, तो उससे उनका जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी था ये सही साबित हुआ। राइट। नेक्स्ट, 1921 ही रिसीव्ड नोबेल प्राइज़ इन फिज़िक्स। 1921 ईस्वी में, ये अक्सर कई बार जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी पूछा गया है कि आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ कब दिया गया था? 1921। ठीक है, और किस क्षेत्र में दिया गया था? फिज़िक्स के क्षेत्र में। राइट। नेक्स्ट, 1933 आइंस्टीन एमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स। जब जर्मनी में नाज़ी लोगों का वर्चस्व स्थापित होने लगा तो वो यूनाइटेड स्टेट्स शिफ्ट हो गए। कब? 1933। राइट। नेक्स्ट, 2 अगस्त 1939। 2 अगस्त 1939 को क्या हुआ था? ही रोट अ लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। 2 अगस्त 1939 ईस्वी को उन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को जो है उन्होंने एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने परमाणु बम के बारे में चर्चा किया। ठीक है। नेक्स्ट, अगस्त 1945 जस्ट आफ्टर द 6 years अमेरिकन्स बॉम्ब्ड ऑन जापानीज सिटीज़ ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी, यानी कि 1945 ईस्वी के अगस्त महीने में अमेरिका वालों ने जापान के 2 शहरों यानी कि नागासाकी और हिरोशिमा पर बमबारी किया था। राइट। नेक्स्ट, 1955
ही डाइड एट द एज ऑफ 76, 76 वर्ष की उम्र में 1955 में उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, 76। अब इनका जीवन काल कब था, कब से कब तक था, आइए देखें। अल्बर्ट आइंस्टीन 1879 टू 1955, ये आप याद रखेंगे। ये क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव जो आपको दिया जाता है एमसीक्यूज़ वगैरह, तो उसमें भी पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो मैं आशा करता हूं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग इस चैप्टर को थॉरोली पढ़ेंगे, तो मैं चाहूँगा कि आप सारे बच्चे इस क्लास को बहुत ही गौर से अंत तक देखें और इस पर अगर आप चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, आइए इसको थॉरोली शुरू करें। अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, व्हाई डू यू थिंक ऑफ व्हेन यू हियर द वर्ड जीनियस। ठीक है, सॉरी, हु डू यू थिंक, यानी कि जब कभी भी जीनियस वर्ड की बात होती है तो आप किसके बारे में सोचते हैं, आप क्या सोचते हैं। हु इज़ अ जीनियस, व्हाट क्वालिटीज़ डू यू थिंक अ जीनियस हैज़। आखिर जीनियस होता कौन है और जीनियस में क्या क्वालिटी पजेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, वी शैल नाउ रीड अबाउट अ यंग जर्मन सिविल सर्वेंट हु टुक द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म अबाउट 100 years ago। अब हम लोग एक यंग जर्मन सिविल सर्वेंट के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने अपने थ्योरी से पूरे विश्व को जो है अचंभित कर दिया। In the summer of 1905, the 26-year-old published in quick succession 4 groundbreaking papers about light, the motion of particles, the electrodynamics of moving bodies, and energy. 1905 ईस्वी में 26 वर्ष के एक व्यक्ति का न्यूज़पेपर में 4 जो है ब्रेकिंग न्यूज़ बना। ठीक है, न्यूज़पेपर्स में उनका 4 न्यूज़ जो है ब्रेकिंग न्यूज़ में आया। पहला था अबाउट लाइट, दूसरा द मोशन ऑफ पार्टिकल्स, तीसरा द इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज़ और चौथा था एनर्जी। राइट, हिज वर्क टुक अप ओनली अ फ्यू पेजेस इन साइंटिफिक जर्नल्स बट चेंज्ड फॉरएवर आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस, टाइम एंड द इंटायर कॉस्मोस। यानी कि उन्होंने जो वर्क किया था, जो उन्होंने प्रोजेक्ट तैयार किया था, जो उन्होंने थ्योरी तैयार किया था, वो साइंस जर्नल्स में यानी कि साइंस की पत्रिका में मात्र कुछ ही जगह मिला उनको, उनके थ्योरीज़ को। लेकिन ये मतलब आगे चल कर के भविष्य में स्पेस को समझने में या टाइम या द इंटायर कॉस्मोस, ठीक है, इसको समझने में काफ़ी मदद मिली। एंड ट्रांसफॉर्म द नेम आइंस्टीन इनटू अ साइनोनिम फॉर जीनियस। और आइंस्टीन नाम जो है अब जीनियस नाम का पर्याय बन गया। यानी कि जब कभी भी हम जीनियस वर्ड के बारे में बात करते हैं तो हमें सबसे पहले जो हमारे माइंड में बात आती है वो आती है अल्बर्ट आइंस्टीन। राइट, 50 years आफ्टर हिज डेथ अल्बर्ट आइंस्टीन्स जीनियस स्टिल reigns। यानी कि 50 साल, उनके मरने के 50 साल के बाद भी और उससे भी अधिक वर्ष हो चुके हैं, तो उसके बाद भी आज भी उन्हें जीनियस माना जाता है और उनकी जो थ्योरी है आज भी वो सारे संसार में लोग उसको लोहा मानते हैं। राइट, नाउ द स्टोरी बिगिंस। अब आइए, अब उनके जीवन से संबंधित हम इस कहानी को पढ़ते हैं और जानते हैं कि आइंस्टीन आखिर उनका जीवन काल कैसा था, उन्होंने किस तरीके से नए नए एक्सपेरिमेंट किए और क्या क्या उन्होंने थ्योरी दिया। तो अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, ताकि मेरे जितने भी अपलोडेड वीडियोज़ हैं या आने वाली जो वीडियोज़ हैं इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। Albert Einstein was born on 14th March 1879 in the German city of Ulm without any indication that he was destined for greatness. अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 ईस्वी को जर्मनी के उल्म शहर में हुआ था और वह भी बिना किसी इंडिकेशन के कि वह बच्चा एक आगे चल कर के एक महान बच्चा बनेगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी हिज मदर थॉट एल्बर्ट वॉज अ फ्रीक। जबकि दूसरी तरफ उनकी माँ को लगता था कि ये मतलब एकदम असामान्य है। टू हर
His head seemed much too large. अब उनकी माँ के लिए उनका जो हेड था वो बहुत बड़ा दिखता था, बहुत बड़ा हेड था उनका। At the age of 2.5, आइंस्टीन स्टिल wasn't talking. मात्र वो 2.5 वर्ष के थे तो आइंस्टीन अभी भी उन्होंने बात करना शुरू नहीं किया था। When he finally did learn to speak, he uttered everything twice. जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो वो हर वर्ड को 2 बार जो है वो बोलते थे। Einstein did not know what to do with other children and his playmates called him brother boring. आइंस्टीन बिल्कुल नहीं जानते थे कि वो अपने दोस्तों के साथ कैसे खेलें, उनके साथ कैसे बिहेव करें, इसीलिए उनके जो दोस्त थे वो उन्हें बोरिंग, ब्रदर बोरिंग कहा करते थे, यानी कि बोर करने वाला बच्चा, भाई। यहाँ एक कटिंग दिया हुआ है, आइए इसको भी थोड़ा सा पढ़ लें। ऑटो न्यूगेबर द हिस्टोरियन ऑफ एंशियंट मैथमेटिक्स, यानी कि एंशियंट मैथमेटिक्स के एक बहुत अच्छे इतिहासकार हैं जिनका नाम है ऑटो न्यूगेबर, टोल्ड अ स्टोरी अबाउट द बॉय आइंस्टीन दैट ही कैरेक्टराइजेज एज अ लीजेंड। उन्होंने एक बार कहानी सुनाई थी इस बच्चे के बारे में, यानी कि आइंस्टीन के बारे में, जब वो एक छोटे बच्चे हुआ करते थे, और उन्होंने कहा था कि वो एक लीजेंड थे। ठीक है, लीजेंड मतलब दंत कथा, यानी कि हम जब किसी वीर पुरुष के बारे में सुनते हैं, किसी महान व्यक्ति के बारे में सुनते हैं कहानी, बट दैट सीम्स फेयरली ऑथेंटिक एज ही वॉज अ लेट टॉकर। लेकिन ऐसा नहीं था। ठीक है, वो कई वर्ष जब हो गया, जब वो बड़े हो गए, तब जा कर के उन्होंने बोलना शुरू किया। हिज पेरेंट्स वर वॉरीड, उनके माता पिता चिंतित रहते थे कि आखिर ये कब बोलेगा, कब बोलना शुरू करेगा। एट लास्ट एट द सपर टेबल वन नाइट ही ब्रोक हिज साइलेंस टू से, और अंत में एक दिन जब सारे लोग सफ़र कर रहे थे, सफ़र टेबल पे बैठे हुए थे, ठीक है, तो उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी, यानी कि उन्होंने अपना पहला वर्ड जो बोला वो था द सूप इज़ टू हॉट, सूप बहुत ज़्यादा गर्म है। Greatly relieved, his parents asked why he had never said a word before. अब चूँकि उनके माता पिता को भी थोड़ा सा चैन की सांस उन्होंने ली कि चलो आखिर में इसने बोला तो, ठीक है। तो उन्होंने पूछा, एल्बर्ट आइंस्टीन से उन्होंने पूछा कि बेटा तुम इससे पहले तुम क्यों नहीं बोल रहे थे। एल्बर्ट रिप्लाइड, नाउ सी बिकॉज अप टू नाउ एवरीथिंग वॉज इन ऑर्डर। तो एल्बर्ट ने जवाब दिया उस समय, ठीक है, कि अभी तक जो था सारा चीज़ ऑर्डर में था। ठीक है, उन्होंने ऐसा जवाब दिया। अब आइए नेक्स्ट। सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम, यानी इसीलिए अब वो यंगस्टर यहाँ पर यूज़ किया गया है आइंस्टीन के लिए, यानी कि आइंस्टीन का जो है कभी किसी बच्चे से बनता नहीं था, वो ज़्यादा मतलब उन बच्चों से घुल मिल नहीं पाते थे, इसलिए आइंस्टीन अपने आप से ही के साथ ही खेला करते थे। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज़, वो विशेष तौर पे मैकेनिकल टॉयज़ को पसंद करते थे, यानी कि जो मैकेनिकल टॉयज़ वगैरह जो होता था। लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर माजा, ही इज सेड टू हैव सेड फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स। ठीक है, जब उन्होंने अपनी छोटी बहन, अपनी न्यू बॉर्न बहन माजा को देखा तो उन्हें ऐसा लगा कि ये भी एक मैकेनिकल टॉयज़ है। ठीक है, तो उन्होंने उसकी ओर देखते हुए कहा कि सब कुछ तो ठीक है, लेकिन इसके पहिए कहाँ हैं, इसके चक्के कहाँ हैं। पैराग्राफ नंबर 3। A headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession wouldn't matter because he'll never make a success at anything. एक बार उनके स्कूल के हेड मास्टर ने उनके पिता से कहा था कि चाहे कोई भी प्रोफेशन आइंस्टीन चुन ले, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो पाएगा। Einstein began learning to play the violin at the age of 6 because his mother wanted him to. आइंस्टीन जब वो मात्र 6 वर्ष के थे तो उन्होंने वायलिन सीखना शुरू कर दिया, क्योंकि उनकी माँ की भी यही इच्छा थी। He later became a gifted amateur violinist
मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ। आगे चल कर के वो एक बहुत ही कह सकते हैं कि एक अच्छे खासे वायलिनिस्ट भी बने और उन्होंने अपने सारे जीवन काल में उस स्किल को और भी पहले के मुकाबले और भी ज़्यादा डेवलप करने लगे। पैराग्राफ नंबर 4, बट एल्बर्ट आइंस्टीन वॉज नॉट अ बैड पुपिल। उनके स्कूल के हेड मास्टर कहा करते थे कि ये पढ़ने में अच्छा नहीं है, ये आगे चल कर के कुछ नहीं कर पाएगा, ये कभी अपने जीवन में सफल नहीं हो पाएगा। लेकिन यहाँ कहता है कि अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज नॉट अ बैड पुपिल, यानी कि वो बहुत बुरे छात्र भी नहीं थे। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिच वेयर आइंस्टीन्स फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वॉज 15 months ओल्ड। जब मात्र आइंस्टीन 15 महीने के थे तो उनका पूरा परिवार जो है म्यूनिच आया था और वहीं पर उन्होंने हाई स्कूल में एडमिशन भी उनका हुआ था। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट। और उन्होंने उस स्कूल में जो एग्ज़ाम दिया उसमें सारे सब्जेक्ट्स में अच्छे खासे मार्क्स भी आए। आइंस्टीन हेटेड द स्कूल रेजिमेंटेशन एंड ऑफन क्लैश्ड विद हिज टीचर्स। अब स्कूल में जो डिसिप्लिन वगैरह का माहौल रहता था या जो वहाँ का जो नियम कानून था, ये चीज़ें उनको पसंद नहीं थी और वो अक्सर अपने टीचर्स के साथ बहस वगैरह करने लगते थे। एट द एज ऑफ 15, आइंस्टीन फेल्ट सो स्टिफल्ड देयर दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड। 15 वर्ष के थे जब उनको पढ़ाई में मन नहीं लगा, वो स्कूल के इन्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा दुखी हो गए, उनको सफोकेशन महसूस होने लगा वहाँ, और उन्होंने उसी वर्ष 15 साल के उम्र में ही उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 5, द प्रीवियस ईयर अल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव्ड टू मिलान एंड लेफ्ट दियर सन विद रिलेटिव्स। यानी कि पिछले साल 1 वर्ष पहले अल्बर्ट के पेरेंट्स मिलान चले गए थे और उन्होंने अल्बर्ट को अपने किसी रिलेटिव के यहाँ छोड़ दिया। आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड डिस्कशन, आइंस्टीन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड इन अ सिटी विच वॉज मोर लिबरल दैन म्यूनिच। यानी कि काफ़ी लंबे डिस्कशन के बाद आइंस्टीन की इच्छा को जो है माना गया, उनके पेरेंट्स ने माना और आगे चल कर के स्विट्ज़रलैंड के जर्मन स्पीकिंग सिटी यानी कि ज्यूरिच में, जहाँ पर म्यूनिच से ज़्यादा आज़ादी दी जाती थी, वहीं पर उन्होंने पढ़ने की इच्छा जताई और उनके पेरेंट्स को भी यह बात मानना पड़ा। पैराग्राफ नंबर 6, आइंस्टीन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स and after finishing school he decided to study at a university in Zurich। आइंस्टीन को मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा मज़ा आता था, वो उनका फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करता था और उसमें वो एक तरह से कह सकते हैं कि गॉड गिफ्टेड भी थे, ठीक है, और फिज़िक्स में भी उनकी काफ़ी अच्छी खासी रुचि थी। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल, और जब स्कूल की पढ़ाई ख़त्म हो गई तो उन्होंने फैसला किया था कि स्विट्ज़रलैंड के ज्यूरिच शहर के एक यूनिवर्सिटी में वो पढ़ें। बट साइंस वॉजंट दी ओनली थिंग दैट अपील टू द डैशिंग यंग मैन विद द वॉलरस माउस्टश। इसका मतलब होता है घनी मूंछ, ठीक है, यानी कि बुशी माउस्टश, ठीक है। तो एक साइंस ही ऐसा चीज़ नहीं था जो अल्बर्ट को अपनी ओर खींचता था, बल्कि इसके अलावा भी कई सारी ऐसी चीज़ें थी जो उन्हें काफ़ी प्रभावित किया करती थी। पैराग्राफ नंबर 7, ही ऑल्सो फेल्ट अ स्पेशल इंटरेस्ट इन अ फेलो स्टूडेंट मिलेवा मैट्रिक whom he found to be a clever creature। आगे चल कर के जो उनकी एक सहपाठी थी जिनका नाम मिलेवा मैडिक था, उनसे उन्होंने शादी कर ली। whom he found to be a clever creature, और जिसको उन्होंने एक क्लेवर क्रीचर माना। दिस यंग सर
had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees. यानी कि मिलेवा जो इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी स्विट्ज़रलैंड के ज्यूरिच यूनिवर्सिटी में, ये ऐसा इसलिए था क्योंकि यही एकमात्र ऐसा कॉलेज था जहाँ पर लड़कियों को शिक्षा दी जाती थी, राइट। Einstein saw in her an ally against the Philistines, those people in his family and at the university with whom he was constantly at odds. अब आइंस्टीन को लगा कि मेरी जो विचारधारा है वो इसकी विचारधारा से काफ़ी मिलजुल रहा है, ठीक है। द कपल फेल इन लव, आगे चल कर के क्या हुआ कि दोनों के बीच जो है प्रेम संबंध होने लगा। मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस, और साइंस को उन्होंने एक मतलब अपना एम बना लिया कि हम दोनों जो भी करेंगे वो साइंस में ही कुछ अच्छा खासा एक्सपेरिमेंट करेंगे। रोट आइंस्टीन, अब आइंस्टीन लिखते हैं, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू अ विक्टोरियस कंक्लूजन। अब उन्होंने लिखा कि कितना अच्छा और कितना हसीन होगा जब हम दोनों मिल करके एक रिलेटिविटी का फॉर्मूला दें और विक्टोरियस कंक्लूजन पर पहुँचे, यानी कि हमारी जीत हो। पैराग्राफ नंबर 8, In 1900, at the age of 21, Albert Einstein was a university graduate and unemployed. मात्र 21 वर्ष की उम्र में 1900 ईस्वी में उन्होंने ज्यूरिच यूनिवर्सिटी से उन्होंने ग्रेजुएशन किया एंड he was still unemployed at that moment. He worked as a teaching assistant, gave private lessons and finally secured a job in 1902 as a technical expert in the patent office in Bern. यानी कि स्विट्ज़रलैंड के बर्न शहर में ही 1902 ईस्वी को काफ़ी मशक्क़त करने के बाद प्राइवेट लेसन्स, प्राइवेट टीचर्स, टीचिंग असिस्टेंट के तौर पर काम करने के बाद उनको एक टेक्निकल एक्सपर्ट के तौर पर ऑफिस में काम मिला। While he was supposed to be assessing other people's inventions, Einstein was actually developing his own ideas in secret. अब क्या हो रहा था कि जब वो किसी दूसरे साइंटिस्ट के इन्वेंशन के बारे में सोच रहे थे तो दूसरी तरफ वो गुप्त रूप से क्या कर रहे थे, खुद अपना थ्योरी वगैरह भी तैयार कर रहे थे। He is said to have jokingly called his desk drawer at work the Bureau of Theoretical Physics, यानी कि जोकिंगली मतलब मजाकिया तौर पे जहाँ पर जिस डेस्क पर वो काम करते थे उन्होंने उस डेस्क ड्रॉर को क्या कहकर बुलाया, ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिज़िक्स, ठीक है। अब आइए पैराग्राफ 9, One of the famous papers of 1905 was Einstein's special theory of relativity, according to which time and distance are not absolute. सबसे फेमस पेपर्स जो था वहाँ का 1905 ईस्वी में आइंस्टीन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी उसमें प्रकाशित की गई, उसमें पब्लिश की गई। Indeed, two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they come together again after a journey if one of them has been moving very fast relative to the other. ठीक है, कहते हैं अब उन्होंने जो थ्योरी दिया उसको प्रूफ करने के लिए उन्होंने कहा कि दो परफेक्टली एक्यूरेटली क्लॉक, ठीक है, यानी कि दो अगर क्लॉक सही तरीके से चल रही है और वो एक बहुत तेज़ी से सफ़र करके आती है, एक बहुत धीमी गति से सफ़र करके आती है, तो दोनों का टाइम जो है यहाँ पर चेंज होगा, ठीक है, दोनों के टाइम में अंतर होगा। From this followed the world's most famous formula which describes the relationship between mass and energy. इसी पर उन्होंने एक फार्मूला दिया जो कि मास और एनर्जी के बीच रिलेशनशिप को बताता है, ठीक है। उन्होंने जो फार्मूला दिया था वो है E = mc²। इन दिस मैथमेटिकल इक्वेशन E स्टैंड्स फॉर एनर्जी। यहाँ पर E जो है किस चीज़ के लिए है, एनर्जी के लिए।
M फॉर मास, M मास के लिए, एंड C फॉर द स्पीड ऑफ द लाइट इन अ वैक्यूम, और C जो है वो किसी लाइट के लिए है। एंड दैट इज 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब उन्होंने एक बहुत ही रोमांटिक चीज़ कहा था, आइए इसके बारे में जानते हैं। When you sit with a nice girl for 2 hours, it seems like 2 minutes. ठीक है, वो कहते हैं कि जब आप किसी सुंदर लड़की के साथ बैठते हैं तो आपको ऐसा लगता है जैसे 2 घंटे के लिए बैठते हैं तो आपको ऐसा लगता है जैसे मानो वो मात्र 2 मिनट ही हुआ। When you sit on a hot stove for 2 minutes, it seems like 2 hours. और जब आप किसी गर्म स्टोव पर बैठते हैं 2 मिनट के लिए तो आपको ऐसा लगेगा जैसे 2 घंटे बैठ गए। दैट्स रिलेटिविटी। अल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं कि यही रिलेटिविटी है। ठीक है, नाउ पैराग्राफ नंबर 10। While Einstein was solving the most difficult problems in physics, his private life was unraveling. अब एक तरफ क्या था, आइंस्टीन एक बहुत ही महान कार्य में लगे हुए थे, अपने इन्वेंशन में लगे हुए थे, अपनी थ्योरी को वो प्रूव करने में लगे हुए थे, और दूसरी तरफ जो उनका पर्सनल लाइफ था वो मतलब गर्त में जा रहा था। Albert had wanted to marry Mileva right after finishing his studies, but his mother was against it. Albert अपने थ्योरी को, अपने स्टडीज़ को फिनिश करने के बाद वो अपनी दोस्त मिलेवा से शादी करना चाहते थे, लेकिन उनकी माँ ने इसके लिए मना किया। She thought Mileva, who was 3 years older than her son, was too old for him. उनकी माँ को लगा कि मिलेवा जो कि अल्बर्ट से 3 साल बड़ी थी वो काफ़ी बूढ़ी है उसके लिए, मतलब काफ़ी बड़ी है उसके लिए। She was also bothered by Mileva's intelligence. और मिलेवा भी एक तेज़ तरार लड़की थी तो उनको इस बात की भी चिंता हो रही थी। She is a book like you, his mother said. Einstein put the wedding off. वो कहा करती थी कि अरे वो भी तुम्हारे जैसे ही एकदम किताबी कीड़ा है, वो हमेशा अपने काम में ही लगी रहती है, किसी एक्सपेरिमेंट में लगी रहती है। इसीलिए आइंस्टीन को क्या करना पड़ा, शादी को पोस्टपोन कर देना पड़ा। पैराग्राफ नंबर 11। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903 एंड हैड 2 sons. अंततः इन दोनों की शादी 19 जनवरी 1903 ईस्वी में हुई और दोनों से 2 बच्चे भी हुए। बट अ फ्यू ईयर्स लेटर द मैरिज फाल्टर्ड। लेकिन कुछ वर्षों के बाद ये जो है क्या हो गया, मैरिज फाल्टर्ड पड़ गया, यानी कि कमज़ोर पड़ गया। मिलेवा मीनवाइल वॉज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ। अब क्या हो रहा था कि मिलेवा जो है, जो अपनी एम्बिशन में वो मन नहीं लगा पा रही थी, जिसके कारण क्या हो रहा था, उनका पर्सनल जो लाइफ था वो भी बर्बाद हो रहा था। आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग द कपल फाइनली डिवोर्स्ड इन 1919। काफ़ी वर्षों के लड़ाई झगड़े के बाद, बहसबाजी के बाद उन दोनों का तलाक हो गया 1919 ईस्वी में। आइंस्टीन मैरिड हिज कज़िन एल्सा द सेम ईयर। आइंस्टीन ने अपनी ही कज़िन एल्सा से उसी वर्ष यानी कि 1919 में शादी कर लिया। पैराग्राफ नंबर 12। आइंस्टीन्स न्यू पर्सनल चैप्टर को इंसाइडेड विद हिज राइज टू वर्ल्ड फेम। अब आइंस्टीन का जो न्यू पर्सनल चैप्टर था वो मतलब यानी कि न्यू पर्सनल चैप्टर यानी कि एल्सा से जो उनकी शादी हुई उसके बाद वो और भी ज़्यादा पहले से फेमस हो गए, पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गए। In 1915 he had published his general theory of relativity which provided a new interpretation of gravity. 1915 ईस्वी में उनकी जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी इसको प्रकाशित किया गया और जिसने ग्रेविटी से संबंधित एक बहुत ही अच्छा थ्योरी दिया। An eclipse of the sun in 1919 brought proof that it was accurate. 1919 ईस्वी में यानी कि अगले 4 वर्षों के बाद जब सूर्य ग्रहण लगा तो उनकी जो थ्योरी थी वो सही साबित हुई।
Einstein had correctly calculated in advance the extent to which the light from fixed stars would be deflected through the sun's gravitational field. आइंस्टीन ने एकदम सही उन्होंने कहता है आइंस्टीन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस द एक्सटेंट टू विच द लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार्स, यानी कि फिक्स्ड स्टार से जो लाइट आएगा वुड बी डिफ्लेक्टेड थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड, यानी कि सन का जो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है वहाँ से वो मुड़ जाएगा। ठीक है, और इसको आइंस्टीन ने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था एडवांस में ही। द न्यूज़पेपर्स प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज अ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। जब उनकी यह थ्योरी सही साबित हुई तो न्यूज़पेपर में उनके बारे में काफ़ी प्रशंसा की गई और उनके इस थ्योरी को साइंटिफिक रिवॉल्यूशन नाम दिया गया। पैराग्राफ नंबर 13। आइंस्टीन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज़ फॉर फिज़िक्स इन 1921। 1921 ईस्वी में फिज़िक्स के क्षेत्र में उन्हें नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया। He was showered with honors and invitations from all over the world and lauded by the press। यानी कि अब सारे पूरे विश्व से हर जगह से उनको अब इनविटेशन आने लगा, उनको सम्मानित किया जाने लगा और प्रेस यानी कि न्यूज़पेपर्स वगैरह में भी हर जगह आइंस्टीन का ही चर्चा होने लगा, हर जगह उन्हीं का चर्चा होने लगा। पैराग्राफ नंबर 14। When the Nazis came to power in Germany in 1933, Einstein emigrated to the United States। जब नाजी पार्टी जर्मनी में फिर से पावर में आई 1933 में, तो आइंस्टीन जर्मनी छोड़कर कहाँ चले गए? अमेरिका शिफ्ट हो गए, यूनाइटेड स्टेट्स। 5 years later, the discovery of nuclear fission in Berlin had American physicists in an uproar। 5 साल के बाद जो उन्होंने न्यूक्लियर फिशन जो बर्लिन में उन्होंने डिस्कवरी किया था, यह आगे चल कर के उनके सम्मान में और 4 चांद लगा गया। Many of them had fled from fascism just as Einstein had, and now they were afraid the Nazis could build and use an atomic bomb। बहुत सारे लोग फैसिज्म से जो है वो भागते रहे, जस्ट एज आइंस्टीन है, जैसे कि आइंस्टीन ने जर्मनी को छोड़कर यूएस शिफ्ट हो गए। तो इसी तरह से बहुत सारे लोगों का जमावड़ा जो है दूसरे देश में शिफ्ट होता चला गया। नेक्स्ट पेज, पैराग्राफ नंबर 15। At the urging of a colleague, Einstein wrote a letter to the American President Franklin D. Roosevelt on 2 August 1939 in which he warned। अब देखिए, जब उनके एक कलीग ने कहा कि तुम अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट के पास पत्र लिखो, तो उन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के पास 2 अगस्त 1939 ईस्वी को उन्होंने एक लेटर लिखा और उसमें उन्होंने उस परमाणु बम के बारे में बताया। A single bomb of this type exploded in a port might very well destroy the whole port together with some of the surrounding territory। उन्होंने उस लेटर में लिखा कि एक सिंगल बॉम्ब अगर किसी पोर्ट पर, किसी बंदरगाह पर अगर गिरा दिया जाए तो वो पोर्ट तो पूरा ख़त्म होगा ही, साथ ही साथ आसपास का जो भी इलाका होगा वो भी पूरी तरह से डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। His words did not fail to have an effect। और उन्होंने जो चेतावनी दी थी उस पर कोई प्रभाव किसी लोगों का नहीं पड़ा, अमेरिकन्स को भी नहीं पड़ा। The Americans developed the atomic bomb in a secret project of their own। अमेरिकन्स ने आगे चल कर के एक सीक्रेट प्रोजेक्ट के तहत एटॉमिक बॉम्ब बनाया, परमाणु बम बनाया, and dropped it on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki in August 1945 during the Second World War। यानी कि अमेरिकन्स ने बॉम्ब बनाया और जापान के 2 शहरों नागासाकी और हिरोशिमा पर अटैक किया अगस्त 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। नाउ पैराग्राफ नंबर 16।
आइंस्टीन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन। अब इसमें इतने सारे लोग मारे गए कि आइंस्टीन को बहुत दुख हुआ। आइंस्टीन एकदम गहरे शोक में डूब गए। दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशंस। मिसिव मीन्स अ मैसेज, एन ऑर्डर। इस बार उन्होंने क्या किया कि पब्लिक के लिए एक मैसेज लिखा जो कि यूनाइटेड नेशंस के लिए ही था। यूनाइटेड नेशंस के पब्लिक मतलब एक पब्लिक लोगों के स्पेशली लॉन्ग एंड ऑफिशियल, यानी कि ऑफिशियल लेटर उन्होंने लिखा यूनाइटेड नेशंस के पास। इन इट ही प्रपोज्ड द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट। इस लेटर में उन्होंने यूनाइटेड नेशंस वालों को कहा कि आप एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाएं। अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट, दिस वन मेड नो इम्पैक्ट। जिस प्रकार उन्होंने जब पहली बार लेटर लिखा था अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को और उनके लेटर पर जो है कोई ध्यान नहीं दिया गया, कोई प्रभाव नहीं पड़ा अमेरिकन्स पे, उसी तरह से दूसरी बार भी ऐसा ही हुआ। उनके लेटर्स के बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। बट ओवर द नेक्स्ट डेकेड आइंस्टीन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व्ड इन पॉलिटिक्स, agitating for an end to the arms build-up and using his popularity to campaign for peace and democracy। आगे चल कर के अगले डेकेड में, डेकेड इज़ द पीरियड ऑफ 10 years, ठीक है, 10 वर्षों की अवधि को डेकेड कहा जाता है। यानी कि अगला जो दशक था आइंस्टीन के लिए ये पॉलिटिक्स का दशक हम कह सकते हैं, जब उन्होंने पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना शुरू कर दिया और उनकी पूरी इच्छा थी कि जितने भी आर्म्स वगैरह है, हथियार, गोला बारूद, ये सब पूरी तरह से नष्ट कर दिए जाएं ताकि इसका गहरा प्रभाव इस वायुमंडल पर, इस पर्यावरण पर न पड़े। एंड यूजिंग हिज पॉपुलरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी, और अपने पॉपुलरिटी को यूज़ करते हुए उन्होंने हर जगह धरना प्रदर्शन किया सुख शांति के लिए। पैराग्राफ नंबर 17। When Einstein died in 1955 at the age of 76, he was celebrated as a visionary and world citizen as much as a scientific genius। जब आइंस्टीन की मृत्यु 1955 ईस्वी में 76 वर्ष की उम्र में हुई तो उनको एक विजनरी के तौर पर देखा गया एंड वर्ल्ड सिटीज़न, और उनको एक वर्ल्ड सिटीज़न के तौर पर जो है उनको मान लिया गया कि वो एक पूरे वर्ल्ड के सिटीज़न थे। एज मच एज अ साइंटिफिक जीनियस, यानी कि जितना साइंटिफिक जीनियस माना गया उतना ही उनको वर्ल्ड सिटीज़न के तौर पे भी सम्मान मिला। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज का क्लास यहीं तक रहेगा। आप लोग आशा करता हूँ कि इस चैप्टर को समझ गए होंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक बटन को प्रेस कर देंगे, ठीक है। और किस तरह के वीडियोस आप देखना चाहते हैं ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर आप बता सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ गुड डे।